हेलो एवरीवन। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके नाम पे आते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम होता क्या है। तो भारतीय यानी इंडियन, साक्ष्य यानी एविडेंस, अधिनियम यानी एक्ट। भारत का कानून है इसलिए इसका नाम भारतीय है। और साक्ष्य यानी एविडेंस, वो हम आगे पढ़ेंगे कि एविडेंस क्या होता है। और अधिनियम को एक्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका नाम यही क्यों है? पहले से जो चला रहा था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसको चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लाया गया है। और ये 1872 से पहले वाला चला आ रहा था, जो कि 30 जून 2024 तक चला है। इसके बाद 1 जुलाई से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू किया गया। तो पहले जो नाम में इंडियन था, उसको अभी भी भारतीय रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये भारत का ही कानून है। पहले ये ब्रिटिशर्स रखे थे इसका नाम इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया हुआ लॉ है। ये उनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया लॉ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य मतलब हम अभी पढ़ेंगे, और अधिनियम यानी एक्ट। कोई भी बिल जब पास होता है तो वो बन जाता है एक्ट, इसीलिए इसके नाम में एक्ट है। और ये वो ईयर है जिसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और ये पास हुआ था। ठीक, ये वो ईयर नहीं है जिस ईयर से इसको लागू किया गया था, ये वो ईयर है जिसमें इसको पास किया गया था इस बिल को, जब ये एक्ट बना था, यानी दिसंबर के महीने में 2023, इसलिए वो 2023 है। इसके आगे हम एक और वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, जिसमें हम ये बताएंगे कब आया, कैसे आया वगैरह। तो हम सीधे सीधे इसको समझते हैं। तो ये हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट 2023। ये 1 जुलाई 2024 से लागू है और अभी यही चल रहा है। ठीक, इसका हम सीरीज शुरू करने वाले हैं। इंडियन एक्ट का मतलब समझ गए। और एविडेंस क्या होता है? एविडेंस, तो एविडेंस एक लैटिन शब्द से आया है, जो है एविडेयर। एविडेयर, इसका मतलब होता है टू मेक क्लियर। टू मेक क्लियर। एविडेंस शब्द एक लैटिन वर्ड एविडेयर से आया है, जिसका मतलब होता है टू मेक क्लियर। इसका मतलब यह है, एविडेंस का काम क्या है? किसी भी चीज़ को क्लियर करना। एविडेंस को इन जनरल हम लोग सबूत कहते हैं, हिंदी में साक्ष्य कहते हैं, लोग इसको सबूत भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं थेफ्ट हो गया, तो चोरी वगैरह हो गई, चोरी को साबित करने के लिए इसने ही चोरी किया है, हम उसके लिए एविडेंस लेके आते हैं कि ये देखो, इसमें दिख रहा है, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में दिख रहा है कि चोरी यही कर रहा है। तो एविडेंस का काम क्या है? किसी भी चीज़ को क्लियर करता है। हमारे पास, मैंने कोई भी चीज़ खरीदी, हमें उसको साबित करना है कि हमने ही खरीदी, तो हम क्या करेंगे? एक रसीद दिखा देंगे। जिस दुकान से हमने खरीदी है उसकी रसीद दिखा देंगे, ये देखो ये सामान हमने खरीदी है। तो वो रसीद क्या हो जाता है? वो रसीद हो जाता है एविडेंस। तो वो क्लियर कर देता है कि ये जो सामान है वो हमने ही खरीदा है। तो इसका काम क्या है? टू मेक क्लियर, यानी ये डाउट्स को क्लियर करता है। एविडेंस क्या करता है? डाउट्स को क्लियर करता है। तब इसके डेफिनेशन पे आते हैं। एनीथिंग दैट हेल्प्स टू शो वेदर समथिंग इज ट्रू और नॉट, यानी कोई चीज़ सही है या गलत है, इस चीज़ को साबित क्या करता है? एविडेंस। किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए भी एविडेंस और डिसप्रूव करने के लिए भी एविडेंस। तो आइए इसके डेफिनेशन पे चलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। एनीथिंग दैट हेल्प्स टू शो वेदर समथिंग इज ट्रू और नॉट, हमें एविडेंस ये दिखाने में मदद करता है कि कोई भी चीज़ सही है या गलत है। इट इज़ यूज इन कोर्ट्स टू प्रूव और डिसप्रूव फैक्ट्स। ये कोर्ट में किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए भी या फिर डिसप्रूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये साबित करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे कि मर्डर इसने किया है, और ये ना साबित करने के लिए करेंगे कि नहीं, ये प्रूफ है कि मर्डर हमने नहीं किया है। यानी किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए भी एविडेंस, और ना साबित करने के लिए यानी डिसप्रूव करने के लिए भी एविडेंस का यूज़ होता है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इसका डेफिनेशन हो सकता है, एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड टू प्रूव और डिसप्रूव अ फैक्ट इज एविडेंस, यानी कोई भी चीज़ जो फैक्ट को प्रूव करे, यानी किसी बात को प्रूव करे या डिसप्रूव करे, उसको कहते हैं एविडेंस। ठीक, अभी ये वर्ड आया है फैक्ट, हम लोग इसका डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं फैक्ट। मैं यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, दिस इज़ द फैक्ट। तो फैक्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? ये फैक्ट होता क्या है? तो फैक्ट क्या होता है? वॉट एवर कैन बी परस्यूड बाई आवर सेंसेस, यानी अपने सेंस से हम जो कुछ भी समझते हैं वो होता है फैक्ट। जैसे सेंसेस मतलब क्या होता है? सेंस ऑर्गन हम लोग पढ़े होंगे
छोटे क्लास में, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये क्या होता है? ये सब सेंस ऑर्गन होता है। यानी हम किसी चीज़ को देख रहे हैं कि वो चीज़ हो रहा है, तो उस चीज़ का होना फैक्ट है कि यही हो रहा है, कुछ और नहीं हो रहा है। किसी चीज़ को सुन रहे हैं या सूंघ रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं या किसी चीज़ को छू रहे हैं, हम इसको छू रहे हैं और इसको देख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये वाइट बोर्ड है, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि ये वाइट बोर्ड नहीं है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये वाइट बोर्ड ही है, एंड दिस इज़ द फैक्ट। ठीक, तो इसको कहते हैं फैक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ अ विटनेस सीज समवन स्टीलिंग अ कार, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग इज अ फैक्ट। यानी किसी ने देखा कि कोई कार चोरी कर रहा है, तो उसका कार का चोरी करना फैक्ट है, कि वो कार ही चोरी कर रहा है, वो फैक्ट है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ अ पर्सन कन्फेसेस टू प्लानिंग अ थेफ्ट, देयर इंटेंशन इज अ मेंटल फैक्ट। यानी कोई पर्सन है, वो कन्फेस कर रहा है, यानी ये कबूल रहा है कि उसने चोरी किया है, तो उसका चोरी करने का जो सोच था, इंटेंशन था कि हम चोरी ही करना है, तो वो इंटेंशन एक क्या हो गया, वो भी एक फैक्ट हो गया। कैसा फैक्ट? मेंटल फैक्ट। यानी हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि फैक्ट मेंटल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं वगैरह। तो फैक्ट दो तरह के होते हैं, अब उसके बारे में देख लेते हैं। तो फैक्ट दो तरह के होते हैं, फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट। जिसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं, वो हो गया फिजिकल फैक्ट। ये मार्कर है, हम इसे देख सकते हैं, एंड दिस इज द फैक्ट, ये मार्कर ही है। मेंटल फैक्ट, इंटेंशन, नॉलेज और रेपुटेशन। किसी चीज़ का इंटेंशन, ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है। जैसे मैंने इसके पहले एग्जांपल में बताया ना कि अगर कोई चोरी कर रहा है और वो कबूल कर रहा है कि मैंने चोरी किया था, जो उसका इंटेंशन था चोरी करने के पीछे कि हमें चोरी करना है, वो इंटेंशन हो गया मेंटल फैक्ट। भाई उसका वही इंटेंशन था, तभी तो उसने चोरी किया ना, चोरी करने का ही तो इंटेंशन था ना, तो वो हो गया मेंटल फैक्ट। नॉलेज, अगर कोई पर्सन अपने छत पे खड़ा होके रोड पे पत्थर फेंक रहा है बिना देखे, तो यहाँ पे उसका इंटेंशन तो नहीं है किसी को चोट पहुँचाने का, किसी को मारने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन उसके पास नॉलेज है कि पत्थर फेंकेंगे बिना देखे तो किसी को चोट लग सकता है रोड पे, तो उसका ये जो नॉलेज है वो है मेंटल फैक्ट। किसी का रेपुटेशन, कोई आ रहा है, उसके आते ही 4 लोग खड़े हो जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि उसका रेपुटेशन है, तभी तो 4 लोग खड़े हो रहे हैं, तो उसका रेपुटेशन क्या हो गया, एक मेंटल फैक्ट हो गया। हम अपने दिमाग से महसूस किए हैं, कि उसका रेपुटेशन है। एविडेंस कितने तरह के होते हैं? देखो, एविडेंस मतलब बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके 4 मेन पढ़ेंगे, और उसके बाद भी और 10, 12, 15 हम लोग पढ़ेंगे, जितना है सब और इसी वीडियो में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एविडेंस। तो सबसे पहले है ओरल एविडेंस। थिंग्स पीपल से लाइक विटनेस स्टेटमेंट। यानी कोई भी गवाह है और यहाँ के कोर्ट में गवाही देता है, तो उसका जो गवाही होता है, उसका जो स्टेटमेंट होता है विटनेस का, वो हो जाता है ओरल एविडेंस। यानी कोई भी इंसान जब कोर्ट में जाके गवाही देता है, तो वो मुंह से बोल के गवाही देता है ना, तो इसको कहते हैं मौखिक साक्ष्य, यानी ओरल एविडेंस। वो विटनेस का स्टेटमेंट जैसे कि हो गया ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री क्या होता है? रिटन और रिकॉर्डेड मटेरियल्स, लेटर, कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा। यानी कोई भी चीज़ जो डॉक्यूमेंट बनाया गया, जिसका पेपर वर्क है, जैसे लेटर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सब क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। जैसे बिजली चोरी का केस है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाया गया उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए या फिर डिसप्रूफ करने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा। फिजिकल एविडेंस, ऑब्जेक्ट यू कैन टच, जैसे क्लॉथिंग, टूल्स एटसेट्रा। क्राइम सीन पर गए, वहाँ पे कपड़े का टुकड़ा मिल गया, हो सकता है वो एक्यूज्ड का हो, तो वो जो कपड़े का टुकड़ा हो गया, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो फिजिकल है, उसको कह सकते हैं फिजिकल एविडेंस। फिर आता है डिजिटल एविडेंस। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया गया है, तो वो हो जाता है डिजिटल एविडेंस। टेक्स्ट मैसेज, कंप्यूटर फाइल वगैरह। फॉर एग्जांपल कोई केस है,
और उसमें किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए या फिर डिसप्रूफ करने के लिए हम वीडियो रिकॉर्डिंग लेके आते हैं, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग क्या हो जाता है? डिजिटल एविडेंस। आइए एक ही एग्जांपल से हम इन चारों को समझते हैं। एक पर्सन आता है कोर्ट में किसी केस में और वो कहता है कि हमने देखा, वो स्टेटमेंट दे रहा है कि हमने देखा वो पार्क से कार चोरी कर रहा था या बाइक चोरी कर रहा था, तो वो हो गया ओरल एविडेंस। फिर जो बाइक का मालिक था वो बाइक का पेपर निकाल लेता है, जो गाड़ी चोरी हुई थी उसका पेपर निकाल लेता है, ये देखो आरसी, ये मेरे नाम से है। तो वो आरसी जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तब तक पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले एक्यूज्ड के पास से वही बाइक बरामद करके लेके आते हैं जो उसने चोरी किया था, तो वो बाइक जो हो जाता है वो हो जाता है फिजिकल एविडेंस। इतना हो ही रहा था, फिर क्या होता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दिया जाता है कि ये देखो वीडियो रिकॉर्डिंग, इसमें दिख रहा है कि वो पार्क से बाइक चोरी कर रहा है, तो वो हो जाता है डिजिटल एविडेंस। कितना ख़राब किस्मत है इसका। कोई पर्सन आके चोरी करते हुए देखा है, वो ओरल स्टेटमेंट दे रहा है, हो गया ओरल एविडेंस। मौखिक साक्ष्य। डॉक्यूमेंट्री, वो बाइक का पेपर दिखा रहा है ये प्रूव करने के लिए कि बाइक मेरी है, जो बाइक का ओरिजिनल ओनर है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। पुलिस वाले बाइक बरामद करके लेके चले आए, तो दैट बाइक इज अ फिजिकल एविडेंस। डिजिटल एविडेंस, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें दिख रहा है कि वो चोरी कर रहा है, वो हो जाता है डिजिटल एविडेंस। तो ये होता है टाइप्स ऑफ एविडेंस। तो अब हम लोग एविडेंस को और भी कई तरह से बांटते हैं। सबसे पहले एक ही 10-12 तरह से बांटेंगे और एक ही बार सभी लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम एक एक करके लिखते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज़ डिटेल में समझने वाले हैं, समझ में आना चाहिए, वो मैं समझाऊंगा। पहले है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। एनीथिंग विच कैन बी डॉक्यूमेंटेड, कोई भी चीज़ जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट कर सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंटेड है उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जैसे कोर्ट का डॉक्यूमेंट हो गया, बिजनेस रिकॉर्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, फोटो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया वगैरह, ये सारा क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसके बाद है ओरल एविडेंस, ये चैप्टर 4 में बताया गया है बीएसए के। व्हाट हैज़ बीन सेड वर्बली इज ओरल एविडेंस। फॉर एग्जांपल, सी ने ए को कॉल पे बात करते हुए सुना कि वो बी को मारने की बात कर रहा था, तो अगर सी कोर्ट में जाके स्टेटमेंट दे रहा है कि हमने ए को कॉल पे बात करते हुए सुना था कि वो बी को मारने की बात कर रहा था, तो उसका जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ओरल एविडेंस। व्हाट हैज़ बीन सेड वर्बली इज ओरल एविडेंस। तीसरा क्या होता है? रियल एविडेंस। एनी एविडेंस विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ केस, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं, वो होता है रियल एविडेंस। इसको और डिटेल में जाते हैं। रियल एविडेंस, एनी एविडेंस विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ केस, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं, उसे कहते हैं रियल एविडेंस। ये प्राइमरी एविडेंस होता है। इसके बाद से हम कोरोबरेटिव पढ़ेंगे, वो सेकेंडरी एविडेंस पे चला आता है। वो जो मेन एविडेंस के सपोर्ट में खड़ा होता है उसे कोरोबरेटिव कहते हैं। अभी रियल एविडेंस देखते हैं। कोई भी एविडेंस जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है केस में, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं, इसको भी हम 3 तरह से देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, एक तो फिजिकल एग्जाम्पल हो गया, फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे कि नाइफ, बंदूक, पीस ऑफ क्लॉथिंग, मर्डर वेपन जिसे मर्डर किया गया है, ये सब क्या है? फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये फिजिकल ऑब्जेक्ट मिलता है क्राइम सीन पे, जैसे नाइफ मिल जाता है, गन मिल जाता है जिससे मर्डर हुआ है, या फिर पीस ऑफ क्लॉथिंग मिल जाती है, या फिर मर्डर वेपन मिल जाता है जिससे क्राइम हुआ है, तो ये सब क्या है? ये फिजिकल ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, फिजिकल एविडेंस में आ जाएगा, जो एक रियल एविडेंस के अंदर आता है। इसका पार्ट है, इसका एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल एविडेंस। खून के धब्बे, DNA सैंपल्स, फिंगरप्रिंट्स, ये सब क्या है? ये सब बायोलॉजिकल चीज़ें हैं ना, तो वो आ जाता है बायोलॉजिकल एविडेंस में। ये भी रियल एविडेंस के अंदर इसको पढ़ सकते हैं। अदर में क्या आता है? फुटप्रिंट्स, जूतों की निशान आ जाता है, CID देखा होगा आपने, सिक्योरिटी फुटेज वगैरह अदर एविडेंस में आ जाता है। कोरोबरेटिव एविडेंस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर प्रूफ दैट सपोर्ट्स एंड कन्फर्म्स द मेन एविडेंस। कोरोबरेटिव एविडेंस वो एविडेंस होता है जो मेन एविडेंस के सपोर्ट में जिसको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी ने ओरल स्टेटमेंट दिया, किसी ने ओरल एविडेंस दिया कि मैंने इसको क्राइम करते हुए देखा था, उसके सपोर्ट में इसको एविडेंस को लाया गया, उसके क्राइम सीन पे उसका DNA सैंपल मिल गया, तो उसके सपोर्ट में ना उसने जो कहा कि मैंने देखा था इसको क्राइम सीन पे, जिसको क्राइम सीन पे देखा था उसका DNA सैंपल कंफर्म कर रहा है, तो ये DNA सैंपल क्या हो गया? कोरोबरेटिव एविडेंस। यानी पहले एविडेंस के जो मेन एविडेंस है उसके सपोर्ट में इसको लाया जा रहा है, उसे कहते हैं कोरोबरेटिव एविडेंस।
इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन नंबर 160 में इसके बारे में बताया गया है। प्राइमरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस को ओरिजिनल एविडेंस या डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया होता है। ये जैसा रिकॉर्ड हुआ रहता है सेम वैसे ही उसी हालत में इसको कोर्ट में एज ए एविडेंस पेश किया जाता है, इसलिए इसको प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। इसको प्राइमरी एविडेंस के रूप में माना भी जाता है। इसमें आता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का केस है, कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट है, तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें एक्चुअल साइन होगा वो हो जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसको प्राइमरी एविडेंस के जैसे देखा जाएगा। फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे क्राइम सीन से कोई ऑब्जेक्ट मिलता है, नाइफ मिलता है या फिर क्लॉथिंग कपड़े का टुकड़ा मिलता है, तो वो हो जाएगा फिजिकल ऑब्जेक्ट, और वो भी प्राइमरी एविडेंस होता है क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जब तक किसी चीज़ में बदलाव नहीं किया जाएगा वो होगा प्राइमरी एविडेंस। आई विटनेस टेस्टिमनी, टेस्टिमनी यानी गवाही। आई विटनेस गवाह, वो गवाह जिसने क्राइम होते हुए देखा है, तो उसका जो स्टेटमेंट होगा वो भी प्राइमरी एविडेंस में आएगा। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? इसी डॉक्यूमेंट का अगर फोटोकॉपी वो तब यूज होता है जब प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं होता है, किसी वजह से वो खो जाता है या फिर कोई और वजह होता है जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब सेकेंडरी एविडेंस का यूज करते हैं। इसमें फोटोकॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ्स ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर हियर से। हियर से क्या होता है? वर्ड से समझ में आ रहा होगा, हियर से यानी सुनी सुनाई बात। हियर से एविडेंस वो एविडेंस होता है जो सुनी सुनाई बातों पर आधारित होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा कि सी ने अपने नाइबर की ज्वेलरी चोरी कर ली है, तो यहाँ पे ए ने डायरेक्टली नहीं देखा है सी को नाइबर की ज्वेलरी चोरी करते हुए, बल्कि ए ने बी से कहा है कि सी ने नाइबर की ज्वेलरी चोरी कर ली है, तो सी इज अ थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे ये जो मैटर है वो सुनी सुनाई बात पे आधारित है, तो ये हो जाता है हियर से एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, circumstantial evidence is the evidence which based on circumstances. If a person on trial went out and bought a gun and bullet the day before victim was shoot, यानी अगर कोई पर्सन गन और बुलेट खरीदता है जस्ट उस दिन के पहले जिस दिन विक्टिम को शूट किया गया था, तो ये जो मैटर है वो सर्कमस्टेंसेस पे बेस्ड है। इसे कहते हैं, अगर ऐसा कोई एविडेंस आता है तो वो हो जाता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। पॉजिटिव एविडेंस और नेगेटिव एविडेंस, ये क्या होता है? जब किसी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस दिया जाता है तो वो पॉजिटिव एविडेंस होता है। अगर किसी फैक्ट को डिसप्रूव करने के लिए कोई एविडेंस दिया जाता है तो वो नेगेटिव एविडेंस होता है। मैंने इसके पहले भी इस चीज़ को बताया है। एक्सपर्ट्स ओपिनियन, इसके नाम से भी समझ में आ रहा होगा, एक्सपर्ट का ओपिनियन। जब प्राइमरी डॉक्यूमेंट या फिर जब प्राइमरी एविडेंस या डायरेक्ट एविडेंस अनअवेलेबल होता है, उस वक्त कोर्ट एक्सपर्ट के ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें कन्फ्यूजन है और हैंड राइटिंग को प्रूफ करना है, तो हैंड राइटिंग को प्रूफ करने के लिए कोर्ट हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन लेगा। तो ये जो एविडेंस होता है वो एक्सपर्ट ओपिनियन कहते हैं। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 35 से 45 तक इसकी बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 62 और 63 इसके बारे में बात करता है। जब कोई एविडेंस इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड किया गया हो उसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहते हैं। इसमें आ जाता है टेप रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर डेटा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसी में आ जाएगा। ये सब चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड किया गया होता है, अगर उसको एज ए एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है तो वो हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस।